गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 149 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और साथ ही करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, जो जीएस के पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 149 या आगे जब जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है बीएसएफ से संबंधित। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है 4 में से गलत होगा। देखिए, बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया, यानी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ये जो बल है विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है। ठीक है, सीमा रक्षक बल है और ये सीमा पर अपराधों को भी नियंत्रित करता है। और बीएसएफ का महानिदेशक यानी डीजी भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है, यानी आईपीएस अधिकारी होता है वो। इनकरेक्ट को ढूंढना है इसमें, गलत को। बिल्कुल 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी और हाल ही में 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस भी मनाया गया। रक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है ये, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। सीमाओं पर अपराधों को नियंत्रित करता है और बीएसएफ का जो महानिदेशक होता है वो भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। ठीक है, तो करेक्ट है, करेक्ट है ए, करेक्ट है सी, करेक्ट है डी और इनकरेक्ट है बी, और यही आंसर है अपना। देखिए, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। और 1 दिसंबर को इसका जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। और भारत की रक्षा की पहली पंक्ति के सशस्त्र बल सीमा सुरक्षा बल का गठन भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को किया गया। और ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। और सीमा सुरक्षा बल भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने या जाने के बारे में निर्णायक भूमिका निभाता है और यह सीमा पार अपराधों को भी नियंत्रित करता है। गृह मंत्रालय के अधीन है ये, रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। और बीएसएफ के अधिकारियों का अपना कैडर है, लेकिन इसका जो प्रमुख है जिसे महानिदेशक यानी डीजी के रूप में नामित किया जाता है वो भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी होता है। यानी अगर आईपीएस आप बनोगे तो बीएसएफ के डीजी बन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 10 दिनों तक ये मनाया गया, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, और ये नागालैंड का है। बी है इसका आंसर। देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड की स्थानीय योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये आमतौर पर हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में 10 दिनों तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 1963 को और यह नागा विरासत और नागा परंपराओं की समृद्धि को पुनर्जीवित करने, उसको संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। देखिए, इस त्यौहार में नागाओं द्वारा प्रशंसित और श्रद्धेय पक्षी हॉर्नबिल को श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, और 1 दिसंबर को ही जो है नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है और इस बार ये राज्य का 6ठा स्थापना दिवस मना रहा नागालैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तु यानी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम निषिद्ध है, बैन है? गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, सजावट के लिए थर्माकोल और प्लास्टिक की छड़ी के साथ ईयरबड्स। और ये सब आपने देखे होंगे। ठीक है, और सबका उपयोग भी किया होगा। गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, देखिए बलून जो होता है वो लगा रहता है एक प्लास्टिक की डंडी में। ठीक है, प्लास्टिक की छोटी सी पाइप जैसी रहती है, उसको हाथ से दबाओगे तो दब भी जाती है, यहाँ टेप लगा रहता है। और प्लास्टिक के झंडे भी देखे होंगे। सजावट के लिए थर्माकोल का यूज़ तो स्कूल टाइम से ही किया होगा। ठीक है, और प्लास्टिक की छड़ी के साथ ईयरबड्स, ईयरबड्स जो आती है प्लास्टिक की छोटी सी डंडी में लगी रहती है, ऊपर रुई जैसा होता है। ठीक है, नीचे भी होता है। ठीक है, ईयर के लिए होती है लेकिन बिल्कुल बर्बाद होती है वो, उसका यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कान के बैग्स को निकालने की जगह अंदर और घुसा देती है वो। और ये सब की सब बैन की गई हैं, सब बैन है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से निम्नलिखित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग जो है निषिद्ध होगा। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से तो निषिद्ध है। अब प्लास्टिक की छड़ी के साथ ईयरबड्स, क्या क्या आएगा इसमें? प्लास्टिक की छड़ी के साथ ईयरबड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, ठीक है, जो टॉफ़ी होती है, कैंडी होती है, वो प्लास्टिक की डंडी में लगी रहती है, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन यानी थर्माकोल, प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, प्लास्टिक वाले चम्मच, चाकू, भूसा, ट्रे, रैपिंग या पैकेजिंग, और फिल्मों को मिठाई के बक्से के चारों ओर, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट। और क्या है? 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर इत्यादि, ये सब बैन है 22 जुलाई 2022 से, 1 जुलाई 2022 से। अब यह है ज्योग्राफी का सवाल। इस फसल के लिए निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों पर विचार कीजिए। यह हैं परिस्थितियाँ। ठीक है, फसल भी दिखा देते हैं। यह है कॉफ़ी, जूट, रबर, नारियल। चलिए देखिए, इस पौधे को 150 से 250 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन स्थिर पानी हानिकारक है, यानी पानी जो है खेत में नहीं रुकना चाहिए। और यह समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह ठंड, बर्फबारी, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उच्च तापमान और तेज धूप की चमक को सहन नहीं कर सकता। यह आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। इसके लिए अच्छी तरह से सूखी, समृद्ध और भुरभुरा दोमट, जिसमें ह्यूमस का एक अच्छा अनुपात हो, इसके लिए जो है आदर्श होती है। आपको बताना है कि उपरोक्त स्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए उपयुक्त हैं। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट पीसीएस के लिए भी। और इसका उत्तर है, क्या है इसका उत्तर बताइए? इसका उत्तर है कॉफ़ी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रबड़ की, जो आंसर नहीं है, जूट की, जो आंसर नहीं है, नारियल की, जो आंसर नहीं है। देखिए, रबड़ के लिए बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे ज़्यादातर समय धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए रबड़ नहीं है। जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक गहन पानी की फसल है, तो ये भी आंसर नहीं है। नारियल की बात करें तो कम वर्षा पर जीवित रह सकता है और 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी तरह से बढ़ता है ये, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर है इसका कॉफ़ी। देखिए, कॉफ़ी के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा, लेकिन स्थिर पानी हानिकारक है, यानी पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। और इसे समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। और 15 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंड, बर्फबारी, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उच्च तापमान और तेज धूप की चमक को सहन नहीं कर सकता ये। और आमतौर पर इसे छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है और अच्छी तरह से सूखी, समृद्ध, भुरभुरा दोमट, जिसमें ह्यूमस का अच्छा अनुपात हो, इसके लिए आदर्श होती है। दोमट मिट्टी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। बिल्कुल, कई बार हमने चर्चा की है इस पर टेस्ट सीरीज में। सी है इसका आंसर। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और यह मौसम विज्ञान यानी मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है WMO। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी ने पिछले 7 वर्षों में 2 बार प्रश्न किए हैं इस पर, स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक
गतिशील अंतर सरकारी संगठन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक बना। और हाल ही में चीन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सदस्य बना है। कौन सा सही है? देखिए, चीन मेंबर नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, बल्कि संवाद पर्यवेक्षक है। गलत है। दूसरा पहला सही है। तो सही बताना है, इसलिए हमको थर्ड को एलिमिनेट करना होगा। थर्ड को केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 23 सदस्य देशों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना। इस प्रकार पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ का पर्यवेक्षक बना। ठीक है, तो चीन जो है यहाँ नहीं है, चीन है यहाँ। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में चीन जो है एक संवाद भागीदार है, सदस्य नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। करंट से रिलेट करता है प्रश्न। भारत के कपड़ा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पास वैश्विक कपड़ा और परिधान बाजार का 40% हिस्सा है और भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत तकनीकी वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, भारत के पास वैश्विक कपड़ा और परिधान बाजार का 40% तो बहुत ज़्यादा है, 4% है। ठीक है, 4%। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए। लो, आंसर ही निकल गया, यानी तीसरा वैसे ही कट गया। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। भारत तकनीकी वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बी वाला सही है, केवल सी। देखिए, भारत के पास 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक कपड़ा और परिधान बाजार का 4% हिस्सा है, 40% नहीं है, और ये 5वें स्थान पर है, तो पहला गलत है। चीन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एकल उत्पादक और विश्व बाजारों में रेशम का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए बी वाला स्टेटमेंट सही है। बी दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि भारत तकनीकी वस्त्रों का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है, और ऑप्शन में क्या था? दूसरा लिखा था। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका 23% हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, और इसके बाद पश्चिमी यूरोप का 22% हिस्सा, चीन का 13%, जापान का 7%, और विश्व तकनीकी वस्त्र बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 4 से 5% है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसी खेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, और पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पिछले 5 वर्षों में ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और डी वाला विकल्प है द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान है, यानी जो गुरु होते हैं उसमें जो कोच होते हैं उनके लिए है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट वाला डी। बिल्कुल, ये करेक्ट है, डी वाला स्टेटमेंट। और ध्यानचंद किसी खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। पिछले 5 नहीं होगा यहाँ पर, पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री कितनी है? पिछले 4 वर्षों की है, 5 की नहीं है, इसलिए गलत है बी वाला स्टेटमेंट, यही आंसर है। बाकी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसी खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए, और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचत को जो है वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और खेल प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए हर साल जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और पिछले 4 वर्षों में, कितने? 4 वर्षों में, ना कि 5, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो बी वाला स्टेटमेंट गलत है। वहाँ 5 वर्ष था,
ताकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह प्रदर्शन का सम्मान है। बाकी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो खेलों के प्रोत्साहन और विकास में भूमिका निभाने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कॉरपोरेट संस्थाओं, खेल नियंत्रण बोर्ड, गैर सरकारी संगठन, राज्य और राष्ट्रीय खेल निकायों को प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का सवाल है लेकिन करंट से रिलेट करता है। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, चीन के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। चीन के पूर्वी तट पर है, कई बार बताया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, यही एलिमिनेट करेंगे इसको, यही आंसर है। और यहाँ बहुत अधिक समुद्री जैव विविधता पाई जाती है, यानी बायोडाइवर्सिटी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ग्रेट बैरियर रीफ को एक ऐसी विश्व धरोहर की सूची में रखने की सिफारिश की है जो विलुप्त होने वाला है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, ऊपर के नीचे के तीनों। और ये पहला गलत है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, उत्तर पूर्वी तट पर। तो देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को एक ऐसी विश्व धरोहर की सूची में रखने की सिफारिश की है जो विलुप्त होने वाला है। और इस पैनल का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफ़ी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ है। और यहाँ बहुत अधिक समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। और ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। सब हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा बायोचार क्या है? इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में भी देखने को मिलेंगे आपको और स्टेट पीसीएस में भी। क्या है बायोचार? एक बायो फर्टिलाइजर है, एक चारकोल जैसा पदार्थ है, चीन का एक सौर सैटेलाइट, या हाल ही में चंद्रमा पर उगाया गया कोई कपास का पौधा? एक चारकोल जैसा पदार्थ है, ये बी है इसका आंसर। देखिए, बायोचार एक चारकोल जैसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन रहित वातावरण में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों को जलाने पर उत्पन्न होता है। और जब इसे मिट्टी में मिलाया जाता है तो इसमें कार्बन भंडारण में सुधार करने और भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने की क्षमता होती है। और यह वाटर रिटेंशन को बढ़ाने में मदद करता है। और यह चारकोल के अन्य रूपों की तुलना में स्वच्छ है। बायोचार। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। देखिए, हर साल 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम करने, निदान और उपचार के लिए वैश्विक जागरूकता के प्रसार के प्रति समर्पित है। छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है ये? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। तो यदि अलग से प्रश्न बनता है कि भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कहाँ से की गई, तो नई दिल्ली से, नई दिल्ली के प्रगति मैदान से। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? इसका उत्तर भी वही है जो छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का है, यानी दिल्ली। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। और यह महासभा 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 246 246। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया है तथा अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है वर्णित है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम टेस्ट सीरीज में। क्वार जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमालय रिवर पर है, हिमालय नदी है वो, प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो हटा दीजिए नर्मदा को, चेनाब इसका उत्तर है। देखिए, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 2022 में 5 साल पूरे हो गए इसके, और ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। तो 5 अप्रैल 2016 को जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सॉरी, 5 नहीं, 6 वर्ष। ठीक है। इस योजना को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो डी करेक्ट है ना, ए थोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा शिकागो कन्वेंशन 1944 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नागरिक उड्डयन, विकलांग कल्याण, जलवायु परिवर्तन या फिर मानव अधिकार? किससे संबंधित है ये? दिव्यांग कल्याण, जलवायु परिवर्तन, नागरिक उड्डयन या मानव अधिकार? शिकागो कन्वेंशन 1944, नागरिक उड्डयन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अविश्वसनीय कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। तो नागरिक उड्डयन से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ सिंगापुर में, तो डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में सिंगापुर में विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिंगापुर सरकार ने विश्व शहर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी यात्रा को मंजूरी नहीं दी। उनकी यात्रा की मंजूरी को अस्वीकृत कर दिया केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सही अक्षांश स्थिति को दर्शाता है? अगर इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर प्रदेश की सही अक्षांश स्थिति कौन सी है? 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश के बीच में, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 30 है। ठीक है। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। और राज्य का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 240 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा मणिपुर का मोइरांग नामक स्थान निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? क्या मुस्लिम लीग का गठन हुआ था यहाँ पर, किसान आंदोलन हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन, या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी? मणिपुर का मोइरांग नामक स्थान संबंधित है आज़ाद हिंद फौज, डी है इसका आंसर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के मोइरांग नामक स्थान पर आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ के रूप में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। और वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मोइरांग मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। तो 20 प्रश्न थे, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ठीक है। तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।